तो टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार लगा लो, इसके ऊपर ही आएगा। तो इसके अंदर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिन करो कि आपके पास ये देख रहे हो एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप है। बहुत ध्यान से देखना है आपने, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर रेड कलर का मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप इसमें पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। प्रैक्टिकली कैसे पड़ा हुआ है? प्रैक्टिकली ऐसे पड़ा हुआ है। ये पेन मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा। ये लूप मान लो ऐसा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये लूप और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही साथ हैं तो ये प्लेन ऑफ लूप, ये प्लेन ऑफ लूप है। प्लेन ऑफ लूप ने इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बनाया? जीरो। बोथ आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन। पर मेरा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा लूप टेढ़ा है, देख रहे हो ये टेढ़ा है, बोर्ड के अंदर है इस तरफ से। अब मेरे इस लूप ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेट अस सपोज एंगल क्या बनाया? थीटा। तो अगर मैं लूप को वापस ले आता हूं तो थीटा 0। अगर मैं लूप को ऐसे कर देता हूं फील्ड के साथ तो थीटा 90। और अगर मैं ऐसे करता हूं तो थीटा कितना, एंगल कितना? थीटा। तो ये इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये लूप अंदर की तरफ चला गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो बी में और लूप में एंगल कितना है? थीटा। थीटा। करंट कैसे घूम रहा है? ध्यान से ये देखो, प्रैक्टिकली करंट ऐसे घूम रहा है, इसमें करंट ऐसे घूम रहा है, देख रहे हो? करंट ऊपर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, ऐसे घूम रहा है। तो रूल नंबर 1, अगर ये वाली वायर देखें, इसकी लेंथ क्या है? L। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी कितनी? BIL साइन 90। 90 क्यों? क्योंकि लेंथ में और बी वेक्टर में एंगल कितना है? 90। तो BIL साइन 90। तो पहली वायर की फोर्स पता लग गई, BIL साइन 90। कोई डाउट इसमें? और डायरेक्शन क्या है इसकी? बी वेक्टर, फ्लेमिंग का रूल, बी वेक्टर कैसे है? इस तरफ है। फर्स्ट फिंगर ये री, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर है। फोर्स कहां लगेगी? बोर्ड के अंदर। तो बी वेक्टर ये रहा, करंट की तरफ है सेंट्रल फिंगर, तो फोर्स कहां लगेगी? अंदर की तरफ, देख रहे हो ये फोर्स है। तो पूरी वायर पे फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया F1 वेक्टर, पर ये पूरी की पूरी वायर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, कहां पर? इनसाइड। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर ये वायर लेते हो, ये वाली वायर, इस वायर की लेंथ भी क्या है? L। इस वायर की लेंथ क्या है? L। इसमें भी करंट है I। तो फोर्स क्या लगेगी? BIL साइन 90, क्योंकि लेंथ में और बी वेक्टर में फिर से एंगल क्या है? 90। फ्लेमिंग का रूल लगाओ, बी वेक्टर कैसे है? राइट। करंट कैसे है? सेंट्रल फिंगर नीचे। फोर्स कहां लगेगी? बाहर। तो फोर्स बाहर लगेगी। इस पूरे एलिमेंट पे फोर्स कहां लगेगी? बाहर। तो इस पूरी वायर पे फोर्स कहां लगेगी? अंदर। इस पूरी वायर पे फोर्स कहां लगेगी? बाहर। फिर से एक बार, बी वेक्टर ये रहा, करंट यहां पर कहां है? नीचे। तो सेंट्रल फिंगर नीचे, तो फोर्स कहां पर है? बाहर। तो इस पे इनसाइड है, इस पे आउटसाइड है। ये देखो, ये रहा लूप, इस पूरी वायर पे फोर्स कैसे? इनसाइड है, और इस पे कहां है? आउटसाइड है। तो ये लूप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसमें क्या जनरेट हो गया? टॉर्क। तभी तो ये घूमेगा। लेकिन कोई स्टूडेंट ये कहता है, सर ये भी तो दो वायर्स हैं, ऊपर और नीचे, ये भी तो दो वायर्स हैं, इनके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू क्या होगी? इसको बताओ, ध्यान से देखना। इसकी लंबाई क्या है? लेंथ क्या है? छोटा बी। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी BIL साइन थीटा। लेकिन ध्यान से इधर देखना प्लीज, बी वेक्टर कैसे है? बी वेक्टर पेन ये रहा, इस तरफ है बी वेक्टर, ठीक है? बी वेक्टर ऐसे है, देख रहे हो? मेरा पेन बी वेक्टर है। लूप ऐसे है, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। करंट कैसे है? लूप में ऐसे जा रहा है। तो इस ऊपर की वायर में करंट कैसे आपकी तरफ आ रहा है? ये देख लो, आपकी तरफ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो ये देखो, बोर्ड के बाहर आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करूंगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा BIL साइन थीटा। तो BI, इसकी लंबाई क्या है? चेक करो डायग्राम में, छोटा b, लंबाई क्या है? छोटा b। तो BI छोटा b साइन ऑफ एंगल क्या?
ध्यान देख, इधर ध्यान, एंगल क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर का है ये रहा, ये क्यों एल वेक्टर, ये क्यों नहीं है? एल वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि आपका करंट इधर आ रहा है तो एल वेक्टर भी इधर आ रहा है। तो बी वेक्टर और एल वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। देख रहे हो, ये आपका एल वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर और एल वेक्टर में एंगल क्या बनेगा? ये बनेगा। अब क्योंकि ये लूप अंदर जा चुका है बाय एन एंगल ऑफ थीटा, तो फिर टोटल 180 का एंगल है, तो बचा हुआ एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो अगर ये एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अगर ये एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल ढूंढना है तो ये एंगल बनेगा, और लूप का एंगल यहां पर अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा। तो बोलो फोर्स क्या लगेगी? बी आई, लेंथ की जगह छोटा बी, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। वो अलग बात है कि गलती से अगर तुम थीटा पे लिख दो तो मैथ्स में साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा वन एंड दी सेम थिंग, फर्क तो पड़ेगा नहीं, पर वैसे बोलना करेक्ट चाहिए, तो बोलना तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ही चाहिए। डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन, ये देखो बी वेक्टर कहां पर है? इस तरफ है, ठीक है, बी वेक्टर कहां पर है? इस तरफ है, ठीक है, और करंट कहां पर है? एल वेक्टर कहां है? इस तरफ है। फ्लेमिंग का रूल लगेगा नहीं, फ्लेमिंग का रूल लगाने के लिए बी और एल में 190 डिग्री का एंगल चाहिए, कोई बात नहीं। फॉर्मूला आपको वेक्टर का आता है आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल वेक्टर ये रहा, जहां करंट है एल वेक्टर है, बी वेक्टर ये रहा एल क्रॉस बी, थंब कहां रहे? ऊपर, एल क्रॉस बी, थंब कहां पर है? ऊपर। तो इस वायर पे फोर्स कहां पर लगेगी? ऊपर, पूरी वायर पे फोर्स ऊपर है, और जिसकी वैल्यू है क्या? जिसकी वैल्यू है बी आई एल साइन ऑफ 180 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा अपवर्ड्स। तो मेरे पास एक वैल्यू आई F1 बोर्ड के अंदर, एक वैल्यू आई F3 बोर्ड के बाहर, एक वैल्यू आई F2 बोर्ड के ऊपर। ये देखो F1 बोर्ड के अंदर, F3 बोर्ड के बाहर, F2 अपवर्ड्स, और लास्ट नीचे की वायर। नीचे की वायर की भी लेंथ क्या है? B। तो नीचे की वायर कैसी है? ऐसी है। करंट कैसे आ रहा है नीचे की वायर में? बोर्ड के अंदर जा रहा है, देखो यहां पे ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा है, और ऐसे है, करंट ऐसे है। करंट ऐसे है तो एल वेक्टर ऐसे है, एल वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो बी और एल में एंगल क्या बनेगा? थीटा। देख लो, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है करंट, और पूरे का पूरा लूप, क्योंकि थीटा एंगल अंदर घुस गया था, तो अगर ये थीटा घुसा तो ये भी थीटा घुसा, तो यहां पर एल वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या है? थीटा। कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? बी आई स्मॉल बी साइन ऑफ थीटा, और डायरेक्शन देख लें, बी वेक्टर कहां पर है? इस तरफ है। एल वेक्टर कहां पर है? ये एल बोर्ड के अंदर है। सोचो, एल वेक्टर बोर्ड के अंदर है, बी वेक्टर इस तरफ है, एल वेक्टर बोर्ड के, ये वाली लाइन बोर्ड के अंदर है, बी वेक्टर थोड़ा राइट है, तो जब ऐसे एल क्रॉस बी करेंगे तो थंब आएगा नीचे। तो एक सिंपल चीज हो गई, जितनी फोर्स ऊपर लगेगी उतनी फोर्स नीचे भी लगेगी, इसलिए ये लूप ऊपर नीचे मूव नहीं कर पाएगा। तो F2 और F4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके ऊपर टोटल फोर्स कहां लग रही है? बोर्ड के अंदर, और इसके ऊपर कहां लग रही है? बोर्ड के बाहर। और ये दोनों फोर्सेस क्या जनरेट कर रही हैं? टॉर्क। अब हम क्या निकालेंगे? टॉर्क। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में है और इसके ऊपर 4 फोर्सेस लग रही है, तो नेट फोर्स पूरे लूप पे क्या है? नेट फोर्स, नेट फोर्स F1 माइनस F3, F2 माइनस F1, F2 माइनस F4 क्या होगा? 0। कितने लोग बोलते हैं 0? सही बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स इसके इक्वल है, आपस में कैंसिल है, और अंदर की फोर्स बाहर की फोर्स के इक्वल है और ऑपोजिट है, ये कैंसिल है। तो आपने लिखना है नेट फोर्स 0 है पर नेट टॉर्क 0 नहीं है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो इसमें F1 F3 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है अंदर बाहर, तो वो कैंसिल होकर नेट फोर्स तो 0 है, पर ये घुमा रहे हैं इसे, ये घुमाएंगे और टॉर्क जनरेट इसमें होगा। अब टॉर्क कैसे जनरेट होगा? क्योंकि
F1 और F3 फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है जो टॉर्क जनरेट कर रही है, तो मैं इसे कपल बोल सकता हूं। कपल क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो टॉर्क जनरेट करें उसे कपल बोलते हैं। और मैंने आपको रोटेशनल मोशन के अंदर भी ये बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कपल में, कि अगर मान लो कोई भी एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लेफ्ट है और एक फोर्स राइट है, तो ऑब्वियसली कैसे घूमेगी? क्लॉकवाइज। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 2r। तो इसमें टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के बीच में कितना है? 2r। F और F जो है इक्वल एंड ऑपोजिट है, और इनके बीच में डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है? 2r। तो F इंटू 2r इनके बीच में टॉर्क है। तो यही करने वाले हैं। इसके अंदर F1 और F3 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो क्या जनरेट करेंगी? टॉर्क। टॉर्क क्या होगा? इनमें से कोई भी एक फोर्स ले ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, BIL, और इनके बीच में क्या लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जैसे ये फोर्स F1 है और जैसे ये फोर्स हर वायर पे F के एलिमेंट के ऊपर F3 है, तो ये होगा इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F1 और F3 जहां एक्ट कर रही हैं उनके जो स्ट्रेट डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे आप ये निकाल दें, 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 यहां से यहां तक ये निकाल दें, और चाहे आप ये निकाल दें, एक ही बात है, सबकी लेंथ बराबर ही तो है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस, मैं ये निकाल दूंगा। कैसे? मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर ली। कंस्ट्रक्शन ये ड्रॉ की, ये डॉटेड 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 परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर लिया, जबकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ लूप। ये लूप का पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी डायग्राम है सिर्फ। तो मैंने ये डॉटेड बना लिया। अब मैं क्या निकालूंगा? इन दो फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या तो ये होगा या फिर ये होगा। बात तो एक ही है, देख रहे हो, ये और ये बात तो एक ही है, सही है। और ये क्या होगा? ये होगा, अगर ये डिस्टेंस छोटा b है और ये एंगल थीटा था, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा था। तो अगर ये b है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस अगर x है, तो बोलो cos थीटा की वैल्यू क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय b। ये रहा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? b cos थीटा। तो मुझे ये पता लग गया ट्रिग्नोमेट्री से, ये डिस्टेंस b cos थीटा। जबकि इस बात को प्रूव करने के लिए इस ट्राइंगल का डायग्राम मैंने अलग से नीचे बनाया हुआ है, मतलब इस डायग्राम को काट लिया अलग से और ये अलग बना लिया। एक ही बात है, ये देखो थीटा थीटा, तो देखो ये लिखा हुआ है इसमें b cos थीटा, और ये लिखा हुआ है कि इस तरफ की फोर्स इनवर्ड लग रही है F1 और इस की फोर्स आउटवर्ड लग रही है F3। तो और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b cos थीटा। तो फिर लगाएं टॉर्क। टॉर्क लगाने से पहले इसमें लिखना कैसे है? कंसीडर रेक्टेंगुलर लूप, करंट कैरिंग लूप लाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपने F1 बोलना है बोर्ड के अंदर है BL sin 90, F3 बोलना है BL sin 90 बोर्ड के बाहर की तरफ है। फिर आपने F2 उसमें कैलकुलेट करके दिखाया मैंने अभी आपको शुरू में, BIL sin 180 माइनस थीटा, जो कि sin थीटा ही होता है अपवर्ड्स, और F4 कैलकुलेट करके दिखाया BI sin थीटा डाउनवर्ड। तो ये और ये आपस में क्या कर गए? कैंसल, और F1 और F3 विल जनरेट टॉर्क। तो फिर आपने लिखना है टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। तो फोर्स की वैल्यू है कितनी? BIL। तो एक बोर्ड के अंदर है, एक बोर्ड के बाहर है, BIL sin 90, sin 90 तो 1 है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? BIL। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या निकाल लिया इनमें? b cos थीटा। तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो यहां पर क्या आ गया? एरिया। इसमें कितने लूप्स हैं? n, एक ही टर्न है। अगर मैं इसमें n टर्न्स बना दूं, 2 3 4 5 6 7 8 n टर्न्स, तो फिर रिजल्ट भी कितने टाइम हो जाएगा? n टाइम। तो बहुत जबरदस्त टॉर्क जनरेट होने वाला है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो टॉर्क का पहला फॉर्मूला लिख लें अपने फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। टॉर्क इज इक्वल टू NBIA cos थीटा, NBIA cos थीटा, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू NBIA cos थीटा। लेकिन इंपॉर्टेंट, इसमें थीटा का मतलब क्या था? किसके किसके बीच में एंगल है? लूप में और मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में और लूप के बीच में एंगल है, ये जरूर लिखना जब ये फॉर्मूला लिख रहे हैं,
लिखना है इसमें थीटा इज एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि मैं फॉर्मूला मॉडिफाई करने वाला हूं तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो लिख लें इसमें थीटा इज एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? अगर आप बुक्स देखें, कोई भी किताब ये फॉर्मूला यूज नहीं करती कॉस में, फॉर्मूला साइन में ज्यादा यूज होता है। सारी किताबें भी करती हैं, करना भी साइन में चाहिए। ऐसा क्यों यार? क्या मतलब एमी मतलब शौक चढ़ा, साइन पसंद है कॉस पसंद नहीं है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। क्यों? क्योंकि क्रॉस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? क्रॉस। और क्रॉस में क्या यूज किया जाता है? साइन। इसलिए कॉस में नहीं लिखना चाहिए, इसको मॉडिफाई करके लेके आएंगे साइन में, ताकि इसको क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सके। वेक्टर फॉर्म तो लिखना पड़ेगा ना। तो अगर पेपर में आया एनसीईआरटी में, यहां तक मत छोड़ के आना, इनकम्प्लीट है, अभी और भी लिखना है, तो ये साइन में कन्वर्ट यहां तक लिख के आना है, बताता हूं कैसे करके आना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में भी साइन चलता है। अब एक चीज को समझ लो, क्या कि इमेजिन करो आपके पास ये एक लूप है, अभी ध्यान से देखना, इस लूप का एरिया वेक्टर कहां होगा? इस लूप के 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे, ये पेन इसका एरिया वेक्टर मानते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया या इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, एक ही बात है, तो इसको एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर था? इस तरफ था, ये रहा, ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, ये लूप है। तो मुझे एक बात बताओ, इस डायग्राम को देखते हुए, इस लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? इस लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 0। ये तो साथ अलाइंड है। तो ये बताओ कि इस नॉर्मल ने, एरिया ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 90। दिख रहा है? तो साफ पता लग रहा है कि अगर ये लूप, फिर से देखो, ये लूप बी के साथ पड़ा हुआ है, इस तरफ ये बी है, तो एंगल क्या बना? बी और लूप में 0। और ये जो पेन है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ने क्या एंगल बनाया? बी के साथ, क्या बोलेंगे? 90। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस लूप को थोड़ा सा टर्न कर दूं ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी क्या हो गया? टर्न हो गया। नॉर्मल भी क्या हो गया? टर्न, साथ ही हो गया। तो ये पेन आपकी तरफ जाने के लिए इधर चला गया, तो लूप घूम गया। अब बी तो नहीं घूमा ना, बी तो अभी भी वहीं पर है, इस तरफ है बी तो लूप कितना अंदर चला गया? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा। लूप ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? थीटा। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस नॉर्मल ने या एरिया ने बी के साथ एंगल क्या बनाया? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये और ये के बीच में टोटल एंगल कितना है? वो तो हमेशा 90 है। ये जो एरिया वेक्टर है वो तो इसके साथ 90 डिग्री पे रहेगा, और मैं कह रहा हूं कि इसके बीच में अगर एंगल थीटा बना तो टोटल एंगल 90 है, तो क्या बनेगा ये वाला? 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लूप ने, अब इंपॉर्टेंट है, अगर लूप ने बी के साथ एंगल 30 बनाया, तो फिर इस बी ने नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनाया? 60 बनाया। 90 माइनस 30 कितना? 60 बनाया। अगर लूप ने ये एंगल थीटा बनाया और ये एंगल एल्फा है, तो फिर एल्फा प्लस थीटा क्या रहेगा? 90। तो लेकिन थीटा एंगल किसके बीच में है? बी में और लूप में। अल्फा एंगल किसके बीच में? एरिया में, नॉर्मल में और बी में। तो देख रहे हो ये नॉर्मल है, नॉर्मल और लूप के बीच में टोटल एंगल देख रहे हो 90 है। लूप में और बी में एंगल देख रहे हो थीटा है, लूप में और बी में एंगल थीटा है, तो नॉर्मल में और बी में एंगल अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा का सम हमेशा क्या रहेगा? 90। ये स्टेप समझ में आ रहा है? ये सेम चीज है जो भी समझाई मैंने, सेम। ये देखो, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये अल्फा है। तो ये पेन जो बना हुआ है नॉर्मल, वो ये रेड कलर का डायग्राम है नॉर्मल, तो थीटा प्लस अल्फा क्या है? 90। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं थीटा को पुट कर सकता हूं 90 माइनस अल्फा, क्योंकि रिलेशन पता लग गया, थीटा को अल्फा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा लिखा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा। तो आपके पास क्या आ गया? टॉर्क आ गया। तो टॉर्क का फॉर्मूला, जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता यार, वो ये समझ ही नहीं पाते
एक टीचर क्लास में आता है, वो तो कहता है जी टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो NBI cos थीटा। दूसरा टीचर आता है, कहता है फॉर्मूला लगा दो NBI sin थीटा। वो कहता है ये चक्कर क्या है, दो टीचर अलग अलग फॉर्मूले कैसे लगाए जा रहे हैं? अब थीटा अल्फा पे कॉपीराइट तो है नहीं। वो कहता है जी मैंने सारे एंगल को थीटा बोलता हूँ, बोली जा थीटा। तो आप ये अल्फा और थीटा के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप ऐसे याद करें, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में एंगल लूप का और बी का दिया हुआ है, लूप का और बी का दिया हुआ है, फिर तो आप टॉर्क निकालने के लिए क्या यूज करें? कॉस। अगर आपको एंगल नॉर्मल का और बी का दिया हुआ है, नॉर्मल का और बी का दिया हुआ है, तो आप क्या यूज करें? साइन। बुक्स क्या करती हैं? बुक्स कंफ्यूज नहीं करती, क्योंकि उनको पता है वो ऑथर अगर कॉस साइन दोनों यूज करेगा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बुक एक फॉर्मेट यूज करती है, बुक हर में साइन ही यूज करती है। कोई सोल्यूशन देख लो वो साइन में करेगी। अब इसका मतलब है, अगर न्यूमेरिकल में गिवन है कि लूप का बी के साथ एंगल 30 है, तो सबसे पहले किताब क्या करेगी? क्योंकि वो साइन यूज करना चाहती है, तो एंगल किसके साथ निकालना चाहती है? नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या निकलेगा? 90 - 30 कितना? 60। तो यहाँ 60 पुट करके अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेगी। पर आप जैसे मर्जी कर लें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कॉस यूज करें, साइन यूज करें, क्या प्रॉब्लम है? बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से एंगल कहां लगेंगे। टॉर्क में यही प्रॉब्लम है। तो अगर तो लूप का और बी का एंगल गिवन है तो कॉस यूज कर लें, अगर नॉर्मल और बी का गिवन है तो साइन यूज कर लें, और अगर आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है साइन का, फिर आप हमेशा एंगल किसका किसका देखें? नॉर्मल का और बी का देखें। अगर आपको लूप का एंगल दिया भी हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 90 में से माइनस करके उसे नॉर्मल और बी का एंगल निकाल लें और यूज कर लें। तो ये फॉर्मूला लिखें, टॉर्क का फॉर्मूला NBI sin अल्फा, लेकिन एंगल जरूर लिखें। एंगल किसके किसके बीच में है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि नॉर्मल और बी वेक्टर के बीच में है। तो मेंशन कर लें, इसमें एंगल्स का जो गेम है। और कई लोग तो ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को पेपर में ना थीटा गिवन होगा तो मैं कॉस यूज कर लूंगा, अल्फा गिवन होगा तो मैं साइन यूज कर लूंगा। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछने वाला क्या थीटा अल्फा देता है? नहीं देता। वो तो कहेगा जी मेरा एंगल 30 डिग्री है। अब तुम्हारा लेबलिंग थोड़ा हो रखी है कि यहाँ पर ये थीटा है कि अल्फा है। वो कहता 30 डिग्री है, तू देख कॉस लगाना है कि साइन लगाना है। अब तुम पढ़ोगे वो 30 डिग्री किसके साथ एंगल गिवन है? अगर तो लूप के साथ गिवन है बी का, फिर 90 में से माइनस करके साइन यूज कर लो, चाहे फिर पुट कर लेना। तो समझ में आ रहा है? तो जो लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे वो ध्यान से देखना, वो ना 30 डिग्री एंगल गिवन होगा, लेकिन जब वो टॉर्क निकालेगा वो 60 यूज करेगा। तो लोग जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये क्या है, मिसप्रिंट हो गया जी, 30 का 60 कैसे हो गया? वो मिसप्रिंट नहीं हुआ, तुमने ध्यान से सुना नहीं है कि वो नॉर्मल और बी का एंगल है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? और ये क्वेश्चन पक्का आते हैं, क्योंकि पता है यार क्वेश्चन पेपर वाले को पता है, ये जो पढ़ के नहीं आएगा उसने उठा के 30 ही पुट कर देना है, बात ही खत्म। और उसने 90 में से 30 करवा के छोड़ना है, पक्की बात है। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने अगर स्कूल में आया, मतलब बोर्ड में आया, तो ये करना है। फिर आपने ये लिखना है, और एंड में ये अगला चैप्टर करने वाले हैं जिसको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था? पी वेक्टर था, याद करो, पी वेक्टर है ना। लेकिन यहां पर मैग्नेटिक के अंदर डायपोल मूवमेंट एम वेक्टर होता है, एम वेक्टर। तो एन इंटू करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया और एन के मल्टीप्लीकेशन को एम बोलते हैं, एम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ लूप। पर क्यों बोलते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा अगला चैप्टर है, उस चैप्टर में ये सब डिस्कशन होगी, और कैपिटल एम के जितने न्यूमेरिकल्स हैं और जो कॉन्सेप्ट है वो अगले चैप्टर में आने वाले हैं। फिलहाल सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो, करंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। और एम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां साइन हटा के एम क्रॉस बी क्या निकलेगा? टॉर्क वेक्टर। आप लिख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा। ये फॉर्मूला फेमस फॉर्मूला है, एम बी साइन अल्फा। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूला याद है टॉर्क का? एम की जगह पी, बी की जगह ई इंटू साइन थीटा, पी साइन थीटा, उसकी कॉपी तो है एम बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है यहां तक? जो आज मैंने टॉपिक करवाया कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है, क्या ऐसा प्रैक्टिकली आपने घर में कभी देखा? या कोई मशीन देखी आपने जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कोई ऐसी मशीन जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? आपके घर में मशीन होगी जिसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज है? कोई ऐसी मशीन? मिक्सी, वॉशिंग मशीन, पंखा, जिसमें मोटर डलेगी,
मोटर मोटर खराब हो गई जी। मोटर पता है क्या होती है? मोटर है, एक मैग्नेट लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ, है ना, गोल मैग्नेट लेते हैं, हॉर्स शू, ठीक है। अब मोटर तोड़ के देखोगे आपको ना मैग्नेट दिखेंगे बीच में। उस मैग्नेट के अंदर ना बहुत सारी तारों को लपेट रखा है, 500 टन, 1000 टन, 2000 टन, 5000 टन, गोल 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 गोल। वो करंट कैरिंग लूप है। जैसे तुम उसमें करंट पास करते हो मोटर में, तो करंट कैरिंग कॉइल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, वो घूमना स्टार्ट कर देती है। आपको कि घूमना ऐसे कैसे, तारे गुच्छा घूमेगा ना, अंदर ना बेरिंग लगे होते हैं, गोल गोलियां होती हैं सिल्वर कलर की, वो फिसलती हैं, उसमें ग्रीसिंग कर रही होती है, हल्का सा करंट गया, वो घूमी, उसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस बना रखी है गोल, क्योंकि ग्रीस कर रखा है, अंदर बेरिंग लगा रखे हैं, वो जो गोल गोल जो बॉल्स होती हैं। बहुत तेज कॉइल घूमता तो स्लो है, पर फ्रिक्शन ना होने की वजह से बहुत तेज तेज घूमता है। लो पंखा घूम रहा है आपके सामने, कितनी तेज घूम रहा है क्या? यही तो है कॉन्सेप्ट। अब मजे की बात है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दो, टॉर्क ज्यादा जनरेट होगा, ज्यादा घूमेगा। इसलिए महंगा पंखा है तो मतलब समझ लेना टर्न्स ज्यादा है, उसे तेज चलना है। सस्ता पंखा है, वो पंखा सस्ता नहीं है, उसमें नंबर ऑफ वाइंडिंग 1000 की जगह 800 करके बेच देगा। तो तुम्हें क्या पता, पंखे की स्पीड देख के थोड़ा पहचान पा रहे हो कि पंखा कैसा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग है कंपनीज की, तो समझ में आ रहा है। तो जो जो ये जो फैंस हैं, ये जो मोटर, जो पानी की मोटर खराब हो जाती है, तो इलेक्ट्रिशियन बोलता है भाई मोटर खराब हो गई, आपको क्या अभी ठीक हो जाएगी? और नहीं अभी ठीक होएगी, शाम तक होएगी या कल करूंगा। क्यों? पूरी 2000 या 5000 टन को पहले उठा के फेंकेगा, उसकी जगह फिर नई वायर लपेट के आपको देगा, ताकि उसमें प्रॉपर टॉर्क जनरेट हो। ये है वाइंडिंग खराब होना। तो समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ठीक है, यहाँ तक तो ये है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो, चाहे कॉस करो चाहे साइन करो, डिपेंडिंग आपको क्या एंगल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो थीटा जीरो है, थीटा जीरो है, थीटा मैंने थीटा क्या डिफाइन किया? एंगल बिटवीन लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मेरा लूप और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल थीटा क्या है? लूप और बी के बीच में एंगल क्या है? 0। तो नॉर्मल और बी के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90, क्योंकि एक 0 तो दूसरा 90 माइनस 0 इज 90। तो अगर मैं लूप और बी का एंगल लूं तो 0, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं cos 0 के साथ। और अगर मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला यूज करना चलूं तो फिर मैं साइन के आगे 0 नहीं लगाऊंगा, साइन के आगे क्या लगाऊंगा? 90। जो मर्जी लगा लो, 0 यूज करना है तो cos लगा लो, 90 यूज करना है तो साइन लगा। आपकी बुक्स वो यूज करती हैं, बुक्स हमेशा एक ही फॉर्मेट यूज करती हैं साइन का। वो कहती हैं कि अगर लूप और बी के बीच में एंगल अगर आपको क्या कितना गिवन है? 0 गिवन है, तो नॉर्मल का एंगल बाय डिफॉल्ट 90 हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई। चाहे तुम कुछ भी यूज करो, cos थीटा साइन अल्फा कुछ भी, तो cos 0 भी 1 है, साइन 90 भी 1 है। तो टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ऑब्वियसली cos थीटा या साइन अल्फा 1 है, तो टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? NBIA। इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टॉर्क लिख लो। मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला इज NBIA, लिख लो। NBI is value of maximum torque। आता है न्यूमेरिकल, फाइंड मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क में NBIA। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं थोड़े देर के बाद, कि अगर आपका कॉइल या लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है तो उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अगर आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है तो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, भूलना नहीं है स्टेटमेंट को कभी भी, ठीक। और अगर आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है, अगर आपका लूप बी के साथ 90 पे पड़ा हुआ है, तो बोलो बी और लूप में एंगल क्या है? 90।
तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, ये रहा नॉर्मल, बी भी कहाँ पर है, इस तरफ, तो बी और नॉर्मल में एंगल क्या बनेगा, 0। और वैसे भी एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा 90 माइनस 90 0 ही तो होगा, सही है। तो अगर आपका लूप 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है बी के साथ, तो टॉर्क क्या होगा, कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0। इसलिए जो मोटर्स हैं या जितनी भी घूमने वाली डिवाइसेस हैं जिसमें मोटर लगेगी, उसकी जो डिजाइनिंग होगी उसमें लूप ऐसे पड़ी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको लिटा दिया जाता है ताकि उसमें टॉर्क क्या लगे, करंट पास करने के बाद मैक्सिमम। पॉइंट क्लियर है। और अगर आप एक कंपनी बना के बैठे मोटर बनाने की और आपकी कॉइल जो है 90 डिग्री पे रह गई, तो यूजर घर जाएगा, वो करंट पास करेगा, अगर मोटर नहीं चल रही, मोटर खराब है। मोटर कहाँ खराब है, क्योंकि एन बी आई कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो फिर टॉर्क जनरेट नहीं होगा, एंगल सही नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन क्यों किया जाता है, ताकि टॉर्क क्या हो इसमें, मैक्सिमम। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। ये मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।